अमेरिका में कोई तरमीम और पटिशन्स पे काम हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ मिलिट्री एंगेजमेंट को भी मशरूत करने के हवाले से खबरें आ रही हैं। साथ ही ये कोई है पाकिस्तान डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, क्या कहेंगे इस पे? ये पास हो गया है, इसके साथ डेमोक्रेसी एक्ट अभी लाइन में पड़ा हुआ है, पाइपलाइन में, किधर जाएंगे ये मामला? देखें, ये दोनों जो विल्सन है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। पहले पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लेकर आए और दूसरा फिर ये डिफेंस रिलेटेड लेके आए अमेंडमेंट। और दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से है, इमरान खान से है और जनरल आसिम मुनीर साहब से है। लिहाजा पहली बात तो यही है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मौका नहीं देना चाहिए अपने अंदरूनी मामलात को, और हमारा जो अंदरूनी सियासी खल्फशार है उसको सेटल करना चाहिए आपस में बैठ के। लेकिन चूंकि ये नहीं कर रहे और अपने घर की लड़ाई जो है वो खुद ये लेकर गए हैं बाहर, और अब क्योंकि अमेरिका, आपको मालूम है कि अमेरिका क्या, कोई भी जो अपने मुल्क से है, अपने सिंसियर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मामलात को देखता है और अपने मफाद को देखता है। तो अमेरिका को जब पता चला है, सारी दुनिया को पता है इस वक्त कि पाकिस्तान में चूंकि अंदरूनी तौर पर खल्फिशार है, सियासी और फौजी क़यादत में आपस में ये गुत्थम गुत्था है, उससे वो भरपूर फायदा उठाएंगे। और जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त क्योंकि रूहे रवां है सिस्टम के और ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल उनका है, और वो बताते भी यही हैं कि इस वक्त डिफेक्टो रूलर जो है वो पाकिस्तान का मैं हूं। तो जब वो कहते हैं कि मैं हूं तो फिर ऑफर्स भी करते हैं। और जब अमेरिका को भी, क्योंकि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो जब अमेरिकन को पता चला कि इस वक्त असल अथॉरिटी जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है, वहां के प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते हैं, वहां के डिफेंस मिनिस्टर भी यही कहते हैं, तो जब सब कुछ इनके पास है तो फिर इनके साथ मामला तय करने चाहिए। अमेरिका को अपने मफादात अजीज हैं, और इधर जनरल आसिम मुनीर साहब दाखिली तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हैं, और जब कमजोर हैं तो फिर ये भी पता है कि इमरान खान जो है एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से आसिम मुनीर साहब खौफजदा हैं, पूरा सिस्टम खौफजदा है। लिहाजा यही काम अमेरिकन ने किया जो विल्सन ने किया। उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से पहले बिल डाला और फिर एक डिफेंस रिलेटेड डाला, और दोनों का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाए। अब हर दो सूरतों में वो एक तीर में दो शिकार कर रहे हैं अमेरिकन। एक तरफ इमरान खान साहब को बता रहे हैं कि वो उनके बहुत उनको रिलीफ दिलवाने में, उनको बेल आउट करने के लिए वो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं। दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर साहब को कह रहे हैं कि जनाब हमारे साथ मामला तय करें और हमारे मफादात का आप ख्याल रखें और अमेरिकन मफादात का, तो हम आपको रियायतें भी दे सकते हैं और हम आपके पीछे आपकी पुष्टपनाही भी कर सकते हैं। तो ये दो धारी तलवार है, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का और पाकिस्तान के मफादात का हो रहा है। और वो हमने देख भी लिया कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो जाते हैं और जाके फिर वन विंडो ऑपरेशन करते हैं और उन्हें ऑफर्स भी करते हैं माइंस एंड मिनरल्स की, और फिर इस तरीके से ये सारा हो रहा है। अगर हम दाखिली तौर पे स्टेबल होंगे, आपस की लड़ाइयां खत्म करेंगे, तो बाहर से हमें हमारे जो कौमी ज़खायर हैं उनको सस्ते भाव कोई भी नहीं ले जा सकता। तो ये है, अब देखना है कि जनाब आसिम मुनीर साहब कोई एहसास करते हैं या नहीं करते इस बात का। साबिर साहब, आपने पूरी तस्वीर तो खींच दी है, अब ये फिर मामला तो चीन की तरफ भी जाता है ना। ऑलरेडी हम सुन रहे हैं कि किया इलेक्ट्रिक कंपनी के हवाले से कोई पेशकश की थी शंघाई कंपनी ने, और वो भी अब वहां से भी पीछे हट चुके हैं। M1 मोटरवे के हवाले से भी पिछले अरसे में खबर आई कि वहां वो भी वहां से भी फंड्स अब नहीं देगा चाइना हमें। तो फिर ये मामला किस तरफ जाएगा? मतलब चीन तो नाराज हो रहा है, एक जानिब आपको अमेरिका दबाव में लेके आपसे सब मनवा रहा है, और चाइना भी नाराज हो रहा है। तो यही असल प्रॉब्लम ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई सिस्टम नहीं होगा, कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होगी और इलेक्शन चोरी का निजाम होगा, तो फिर आपसे हर कोई फायदा उठाएगा। और इसीलिए डिक्टेटरशिप को, वन मैन रूल को हर जगह पे गलत समझा जाता है और बुरा समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि एक एक्सटेंशन और एक वो जात से आजाद से बाहर कुछ सोचता नहीं है, तो पाकिस्तान में भी इस वक्त बदकिस्मती से यही खेल पिछले कई सालों से चल रहा है। पहले जनरल बाजवा ने खेला एक्सटेंशन का खेल, और अब जनरल आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन का खेल खेल रहे हैं। इदारों को मजबूत होना चाहिए और
एक खास तौर पे जो टेन्योर एक रखा हुआ है, उस टेन्योर के मुताबिक लेजिस्लेचर ने रखा है कि 3 साल, तो इसका मतलब है कि भाई अगला फ्रेश खून आए, ताजा क्यादत आए, वो एक तसलसल रहना चाहिए। तसलसल ये नहीं है कि जात के इर्द गिर्द घूमता रहे। तो इसी वजह से जब आपको चाइना ने पाकिस्तान को उस वक्त मदद की, उस वक्त इन्वेस्ट किया चाइना ने, जब कोई नजदीक भी नहीं आ रहा था पाकिस्तान के, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुसल्लत थी पाकिस्तान में, उन दिनों में चाइना आपके साथ सी पैक फाइनल कर रहा था। और अब तक की सबसे ज्यादा सरमायाकारी चाइना की है पाकिस्तान में। और यहां तक कि किसी आपके बिरदर मुल्क ने भी आपका बाजू नहीं पकड़ा, उसने भी आपको कर्ज तो दिया लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आपको दी। तो जिसकी वजह से चाइना अब आपको इंटरनेशनल ट्रेड रूट का आपको उसने हिस्सा बनाया। और ये हमें जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स भी बताते थे कि सी पैक अगर आ गया तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, ये हमें बताया जाता था। साल 2002 की बात कर रहा हूँ, 3 की बात कर रहा हूँ, उनसे गपशप होती थी कि बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जी सी पैक, अगर वो पाकिस्तान वो कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। तो सी पैक आ भी गया और उसको भी हमने बारगेनिंग टूल के लिए उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका के साथ। ये इंतहाई बदकिस्मती और इंतहाई खतरनाक बात है कि आप अपने ऐसे दोस्त को, ऐसे हमसाया दोस्त को, जिसके बारे में पिछले 78 ईयर से हम ये कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती समंदरों से गहरी, आसमानों से ऊंची, शहद से मीठी, उस सारे ताल्लुक को हम मफादात के भेंट चढ़ा रहे हैं। और ऐसे वक्त में, क्योंकि इस वक्त हमारा डिफेंस भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारी इकोनॉमी उसके साथ जुड़ी हुई है, और गवादर जो बलूचिस्तान में कोई एक पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं, उसने गवादर आपका एयरपोर्ट खड़ा कर दिया, ग्वादर बंदरगाह खड़ी कर दी। लेकिन अब वो सारे का सारा सी पैक रूट जो है वो अनरेस्ट है, वहां पे बदअमनी है। तो ये सारा जो खेल है, ये खतरनाक खेल है जो हम खेल रहे हैं, यानी कि हमारी जो इस वक्त की फौजी क्यादत खेल रही है, उसको इससे इज्तिनाब करना चाहिए, वरना न हम इधर के रहेंगे ना उधर के हम, और खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के हम। तो आपने देखा कि ये जो आप जनरल साहब ने इधर ट्रंप का उधर अमेरिका का विजिट किया, ट्रंप से मुलाकात की, लंच किया, और इधर चाइना ने फौरन अपने ट्विस्ट मारा है और वो इंडिया के साथ शुरू हो गया है। यानी कि इंडिया के साथ अगस्त 19 से जब ये कश्मीर का इन्होंने खेल खेला, मोदी सरकार ने जबरदस्ती 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया, उसको खत्म करने के बाद चाइना और इंडिया आपस में बहुत दूर थे। एक चाइना ने अच्छी खासी पिटाई, फिर 2019 की लड़ाई, फिर 2025 की लड़ाई, पाकिस्तान का साथ दिया उन्होंने। अब वही चाइना, आपने देखा कि जो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट चाइना शी, ये तीनों का, और फिर उधर कोरिया के, ये 4 आपको एक साथ नजर आए। और हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लेलों की तरह कभी इधर देखते थे कभी उधर देखते थे, वो पीछे पीछे थे। तो ये उसका खमियाजा है जो कि पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जनरल आसिम मुनीर साहब आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन उनके ये जो एमओयू साइन कर रहे हैं और तस्वीरें बनवा रहे हैं साथ साथ खड़े होके, ये इसका खमियाजा तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। आपका इशारा रेयर अर्थ मिनरल्स की जानिब? जी बिल्कुल, जो हमने किया, एक डमी सी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया और जल्दी जल्दी एमओयू साइन किया, और वो खबर भी अमेरिकन एम्बेसी पहले रिलीज करती है इस्लामाबाद की, क्योंकि मैंने देखा कि अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन सफारत खाना जो है वो खबर रिलीज करता है। जब वो खबर रिलीज करता है तो 3 घंटे के बाद पाकिस्तान को ख्याल आता है कि ये खबर तो आ गई है बाहर, लिहाजा हम भी अब इस खबर को रिलीज कर दें, तो उन्होंने ये रिलीज किया। लेकिन साबिर साहब, अब आप ऑनेस्टली बताएं, इस सब में अली अमीन गंडापुर का है, मिनरल्स केपी में पड़े हैं, बार बार कहा गया खान साहब की जानिब से ऑपरेशन बंद करवाएं, इवन अब अफगानिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि वहां जाएं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनको याद आ जाता है कि उनके पास पासपोर्ट ही नहीं है। अब कुछ हल्के तो ये तक कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को उम्मीद दिलवा दी गई है आपको वजीर आजम बनाया जाएगा, और मरीम नवाज से ज्यादा करीब है एस्टैब्लिशमेंट के, वो आपको क्या लगता है? अली अमीन गंडापुर का जी जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनाने का, उनको लॉलीपॉप तो यकीनन दिया गया है,
ठीक है। और यहां तक दिया गया है कि अली अमीन गंडापुर और फैसल अमीन गंडापुर दोनों के बारे में कि फैसल अमीन को वजीर आला बना देंगे और अली अमीन को वजीर आजम बना देंगे, सही। क्योंकि कौमी असम्बली की सीट है, दोनों खाली कर देंगे और पहले फैसल अमीन खाली करेंगे अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त, वहां पे अली अमीन इलेक्शन लड़ाया जाएगा और अली अमीन आएंगे मरकज में, और उसके बाद जो सूबाई सीट खाली होगी उसमें फैसल अमीन आएंगे और फैसल अमीन आएंगे सूबाई सतह पे और वो वजीर आला आ जाएंगे। तो ये सिर्फ लॉलीपॉप है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम जरा थोड़ा सा पढ़ने का शौक है। तो परवेज मुशर्रफ साहब आए थे ना, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को हक साहब को ऑफर की कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर अजमल खटक साहब के पास चले गए एएनपी, उनको कहा कि हम आपको बनाते हैं, उनको साथ भी हैंड हुआ। और इस तरीके से वो मुख्तलिफ लोगों को, ये डिक्टेटर्स का तरीका होता है कि पार्टी को तकसीम करना है, कमजोर करना है। माजी में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी में गुलाम खर जाया हो गए और प्रेसिडेंट लगारी थे, वो भी कुर्बान हो गए इसी चक्कर में। तो जब आप ये काम करते हैं, अब ये देखना है अली अमीन गंडापुर को कि अली अमीन गंडापुर जो है उसकी पॉलिटिक्स इमरान खान से शुरू होगी, इमरान खान के साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब बार बार उनको वार्न कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो कह रहे हैं कि आप राह रास्त पे आए और जो मेरी पॉलिसियां हैं उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चलें। इस वक्त इमरान खान के नजदीक ये हुकूमती ओहदे कुछ भी नहीं है, और अगर इमरान खान चाहें तो 24 घंटे के अंदर अंदर बगैर किसी सहारे के वो बाहर आ सकते हैं, और उनको रिहाई के लिए ना ही किसी अली अमीन की जरूरत है और ना ही किसी और लीडर की जरूरत है, और चूंकि उन्हें उनका सिर्फ एक इशारा काफी है। तो वो अली अमीन पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, तो इसलिए उनको वजीर आला बनाया। लेकिन ये बदकिस्मती होगी कि तीसरा वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा में कि जो इमरान खान साहब के साथ के दगा करने वाला है, अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि ये पासपोर्ट वाली बात कोई इतनी जस्ती नहीं है, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट फौरी तौर पे जारी किया जाता है, ऑफिशियल पासपोर्ट। इस वक्त वो सीएम है, चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, और ये कोई बात इतनी ऐसी है नहीं, जचने वाली नहीं है जो बात उन्होंने की है कि जी मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक है। तो ये कहीं भी नहीं होता। जब आप किसी अहम ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप पे कदगन लगाई जाए, वरना तो फिर आप वजीर आजम हाउस भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, आपके साथ अमेरिकन भी मिल रहे हैं, जर्मन भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर आप उनको भी कह दें कि जनाब मैं तो बिल्कुल एक डिस्क्वालीफाइड आदमी हूँ। तो साबिर साहब, इस अली बिन गड्डापुर वाले मामले को अगर रैप अप करें, इमरान खान साहब कल को अगर एक प्लान देते हैं, सड़कों पर आने का कहते हैं, क्योंकि बेबी स्टेप्स को ले रहे हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से भी उन्होंने कहा रिजाइन करें, तो इसमें आप फिर गंडापुर का किरदार क्या देखेंगे आवाम को सड़कों पर लाने में? क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि वो टोटली कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि अगला जो इमरान खान साहब कॉल देंगे ना जी, वो किसी अली अमीन गंडापुर या एबीसी पे भरोसा नहीं करेंगे। वो अगली कॉल जो है वो फिर लीडरलेस कॉल होगी। 5 अगस्त को उन्होंने ये एक्सरसाइज करके देख ली, और 14 अगस्त को भी उन्होंने ये एक्सरसाइज की और उसमें वो कामयाब हुए। और जो हम देख रहे हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, और ये जो मॉडल देखे हमने, वहां पे भी लीडरलेस एहतजाज हुआ, नौजवान आगे आए और नौजवानों ने वो काम कर दिया जो कोई भी नहीं कर सकते थे। खासतौर पे अगर हम बांग्लादेश की मिसाल ले लें तो बांग्लादेश में अपोजिशन लीडर खालिदा जिया को उन्होंने बंद किया हुआ था तवील अरसे से। हसीना वारिद ने 15 साल से उनकी हुकूमत थी, लेकिन स्टूडेंट्स बाहर निकले और एक तहरीक चली और उन्होंने 4 दिन के अंदर अंदर अपना मकसद जो है वो अचीव किया। अब खालिदा जिया भी बाहर आ चुकी हैं और इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, और इस वक्त वो नेक्स्ट प्रीमियर के तौर पे उनको देखा जा रहा है, और वो डिप्लोमेट से मिलती हैं। हमारे भी गए थे सागदार साहब, मिलके आए हैं, तो उनको नेक्स्ट प्रीमियर के तौर पे देखा जा रहा है। तो कमोबेश उसी नौयत की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में भी है। नेपाल जैसी भी पाकिस्तान में सूरत हाल मौजूद है, श्रीलंका वाली सिचुएशन भी मौजूद है। तो वो तमाम अनासर तो यहाँ पे वो कहते हैं कि तमाम इंग्रेडिएंट्स तो सारे इकट्ठे हो चुके हैं, तो सिर्फ उसको आपने मुज्तमे करना है और
उस स्ट्रेंथ को आपने यूटिलाइज करना है। तो वो यूटिलाइज करने के लिए मेरा ख्याल है अगला जो प्लान है वो तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए अब इमरान खान को गंडापुर की कोई जरूरत नहीं है, किसी और लीडर की जरूरत नहीं है, कोई निकले नहीं निकले, कोई आता है बंदे लेके नहीं आता। तो अगर पाकिस्तान के अवाम निकल आते हैं बाहर, और वो निकल आएंगे, क्योंकि आप एहतजाज का तरीका मुख्तलिफ होना चाहिए। और वो धरने वरने वाला जो इस्लामाबाद वाला उन्होंने मॉडल खत्म कर दिया कि इस्लामाबाद आएंगे और सारी फोर्स यहाँ पे आके गोली चलाए। अब वो कहते हैं कि ना ही हमने गोली चलवानी है, ना ही हमने अपने बंदे मरवाने हैं, हम अपने पुरअमन तरीके से आएंगे और निकलेंगे और दुनिया को मुतवज्जे करेंगे। तो इसलिए स्ट्रेटेजी जरा थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी मौसर होगी। साबिर साहब, आपने नेपाल का जिक्र भी किया है। आज इस्लामाबाद में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर रिटायर होने वाले जज को और इवन उनकी बेवाओं को भी 3-3 पुलिस वाले दें सिक्योरिटी के तौर पे। तो ये छुप छुप के देख रहे हैं नेपाल का मामला सब हमारे यहाँ जो बैठे हैं बड़ी कुर्सियों पे, और ये खौफ है, डर है, जिसकी वजह से ये सिक्योरिटी मांगी जा रही है। ये देखें, बात ये है कि हमने इसी अभी 3.5 साल पहले तक मैं पाकिस्तान में ही था, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने DGISI को भी देखा मोटरवे पे सफर करते हुए, और जनरल जहीर को भी कई दफा देखा मोटरवे पे वो कॉफी पी रहे हैं, जनरल पाशा को देखा कॉफी पी रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आराम से नॉर्मल फिर रहे हैं। तो कभी हमने ये नहीं देखा। इस तरीके से ऑनरेबल जजेस जो हैं वो भी रिटायर होने के बाद भी नजर आते हैं हमें, मोटरवे पे नजर आते थे, GT रोड पे नजर आते थे, रेस्टोरेंट पे नजर आते थे। ये इसलिए कि, और अगर कोई नजर नहीं आता था तो वो आता था जिन्होंने अवामी हकूक के बारे में गलत फैसले दिए हैं। मसलन साबिक चीफ जस्टिस अरशद हसन खान, वो हमें कभी नजर नहीं आए। अगर आए तो उनके साथ इंसिडेंट हो गया, मिसबिहेव किया गया। अगर आपके लक्षण सही हो और आपने सर्व किया हो नेशन को, तो फिर आपको किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। फिर लोग ही आपके सिक्योरिटी बन जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये वही खौफ है, क्योंकि ये बाहर निकल नहीं सकते। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त तमाम के तमाम उनके हकूक गसब हो चुके हैं। एक वाहिद इदारा जुडिशरी बचता है, और जुडिशरी में इस वक्त सिचुएशन ये है कि सरफराज डोगर साहब ने मोहसिन कियानी साहब का हक मारा और उन्होंने छुरा घोंपा, और याहिया अफरीदी साहब ने अपने ही सीनियर मंसूर अली शाह साहब के पीठ पीछे छुरा घोंपा। और एक सिर्फ चैम्बर का फर्क है ना, एक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाएं तो कोई खास जजेस के प्रोटोकॉल में उनके सैलरीज में कोई फर्क नहीं है। एक आपको घर थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है और 1-2 गाड़ियां ज्यादा मिल जाती हैं, और बाकी वही चैम्बर, एक चीफ जस्टिस का चैम्बर के साथ अगर आप सीनियर मोस्ट जज के पास जाएं, वहां से उठ के आए तो दूसरे चैम्बर में आ जाएंगे तो कोई 19-20 का फर्क है। तो आप बहुत थोड़ी कीमत लगवाई है, मैं कहूंगा याहिया अफरीदी साहब ने। उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था अपनी टर्न पे, उस वक्त वो बनते तो उनकी इज्जत होनी थी। अब उन्होंने पीठ पीछे छुरा घोंप के, मुलाकातें करके, यकीन दहानियां करवा के इस जाली निजाम को सपोर्ट करने की तो वो चीफ जस्टिस बने हैं, जिसकी वजह से अब असल में वो अपने मुस्तकबिल का बंदोबस्त कर रहे हैं। उनको रिटायर्ड जजेस जो हैं उनका शायद इतना ख्याल ना हो, क्योंकि ये साकिब निसार साहब को, जस्टिस एजाज साहब को, इनको तो ये गालियां देते हैं, सुबह दोपहर शाम इनको गालियां देते हैं रिटायर्ड जजेस को। तो इसलिए या अफरीदी साहब हो, हाजी अमीन साहब हो, क्योंकि हाजी अमीन साहब ने भी रिटायर होना है इसी साल, तो ये जितने भी फैसले दे रहे हैं तो असल में ये अपने लिए बंदोबस्त कर रहे हैं कि हमारी रिटायरमेंट से पहले पहले हम अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि हम ना रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, ना सफर कर सकते हैं आजादाना तरीके से, क्योंकि जाएंगे तो लोग पूछेंगे हमसे कि जनाब हमारे जमीर को झंझोड़ेंगे। तो ये काम कर रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि अच्छे काम किए जाएं, और अच्छे काम करेंगे तो आपको वैसे ही कौम आपको इज्जत और एहतराम देगी। अदरवाइज फिर आप 3 सिपाही हो या आपके साथ 10 सिपाही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही हो गया साबिर साहब। थोड़ा पंजाब की जो सिचुएशन है इस पे आ जाते हैं। अबतर से अबतर होती चली जा रही है हर गुजरते लम्हे के साथ, लेकिन सारा फोकस हमारा वही स्टेज सेट किया जा रहा था, तशहीर पर था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 2 दिन से तस्वीरें जो कम सामने आ रही हैं उसमें मरीम नवाज को पैगाम भिजवाया गया है खास हल्कों की जानिब से कि ज्यादा हो गया है, और इससे मजीद गिरावट आ रही है आपके इमेज पे। बात इससे भी ऑपोजिट है, मैं आपको बता दूं। बाकायदा तौर पे इंटेलिजेंस इदारों ने
ये रिपोर्ट सबमिट की है कि मुस्लिम लीग, नवाज और इनके जो मुशीर हैं ये पब्लिक में ना जाएं, और अगर ये पब्लिक में गए तो इंसिडेंट्स होंगे, लोग इनकी पिटाइयां करेंगे, इसलिए मेहरबानी करें कि आप ना निकलें। यहां तक कि मुस्लिम लीग नून की मैं खबर दे रहा हूं, उनके अपने वजीर, मुशीर, एमएनएस, एमपीएस वो बता रहे हैं कि लीडरशिप को बताते हैं कि जनाब हम कैंप लगाने की पोजीशन में भी नहीं है। वो ये खुद बताते हैं, क्योंकि मरीम साहबा बहुत शोर मचाती हैं व्हाट्सएप पे कि आप मुझे तस्वीरें भेजें, रिलीफ कैंप लगाएं अपने अपने हलकों में और उसकी वीडियोस भेजें। तो आगे से जवाब देते हैं कि हम इस पोजीशन में नहीं है मैडम कि हम फील्ड में जाके लोगों में बैठ के उनका दुख दर्द बांट सकें, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट है। और हमने इस सैलाब के आने से पहले, क्योंकि सैलाब कहां आया है, सैलाब आया है सबसे पहले सैलाब ने हिट किया है देहातों को, किसानों को, काश्तकारों को, जिम्मेदारों को। आपने जिम्मेदारों का पहले ही मुआशी कत्ल किया हुआ था, गन्ने की सूरत में और गंदम की सूरत में और चावलों की सूरत में। यानी उनको ना चावल की सही कीमत मिली, ना गन्ने की कीमत मिली, ना गंदम की कीमत मिली। आपने तो पहले ही उनका मुआशी कत्ल किया हुआ था और वो तो पहले ही एहतजाज कर रहे थे आपके। रही सही कसर ये हुई कि सैलाब आया और सैलाब में उनकी जमीनें भी बह गई, मवेशी भी, माल भी, सब कुछ बह गया। लेकिन इस दौरान भी आपकी तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची। वो बेचारे चीखते रहे। वही गंदम जो इनसे 21-2200 रुपए में खरीदी थी, वही गंदम इस वक्त 5000 रुपए मन आवाम को दी जा रही है। और वो थैला जो है 20 किलो का मैं पढ़ रहा था, वो 2 टाइम्स उसकी कीमत ज्यादा हो गई है आटे की। तो इसलिए ये जा नहीं सकते, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड वही है, काश्तकारी है। तो बहावल नगर, मैं आपको बहावल नगर की सूरत हाल बता सकता हूँ, मैं पाकपतन की, हवेली लखा की, जिला उकाड़ा, कसूर की, उसके बाद आगे हैं बहावल नगर से आगे बहावल नगर के अजरा है, मुख्तलिफ तहसीलें हैं, वहां की सूरत हाल। कल भी, आज सुबह बल्कि कश्ती उल्टी है दरिया सतलुज बहावल नगर में, तो वहां पे लोग बेचारे मर गए हैं। तो आगे फिर बढ़ते जाएं, क्योंकि ये सारी पट्टी अजीज व अकारब बैठे हैं। लोधरा चले जाएं, बहावलपुर चले जाएं, बहावलपुर से आगे मुजफ्फरगढ़ चले जाएं, ये जितने भी इलाके आपको मुल्तान नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे बर्बाद हो चुके हैं। और कहीं और ये कहना कि जनाब ये क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज पे सारा नहीं जिम्मेदारी डाली जा सकती, क्योंकि ये सैलाब इंडिया के कंट्रोल में है ये दरिया, और हर साल वो पानी छोड़ता है, कभी ज्यादा कभी कम। और इस दफा उसने पहले पानी रोका और उसके बाद यकदम छोड़ा और उधर से बारिशें भी आ गई। ये सारी चीजें मिलके तो पहले से ये सारा काम करने वाला होता है, और हमें बदकिस्मती से कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो वही चीजें इस वक्त हो रही हैं पंजाब में। पहले अगर कोई पॉजिटिव काम किया होता तो शायद लोग भी, आज भी मैं देख रहा था अलीपुर से मुझे वो भेजी एक गांव से, वो बेचारे दरख्तों पे बैठे हैं और दरख्तों पे बैठ के पनाह ली हुई है, नीचे पानी है, घर आपके गिर गए हैं। तो ये सिचुएशन है। तो इसलिए इनके इंटेलिजेंस इदारे, इवन हमारी फौजी क्यादत नहीं जा सकती, क्योंकि पहले वो नजर आते थे, उनको जाना चाहिए, वो भी नहीं जा सकती। इसलिए कि आपने कोई अच्छा काम किया हो तो फिर है ना। साबिर साहब, आखिरी सवाल, इमरजेंसी इम्पोज की जाए, उस पर डिबेट चल रही है। हर 3 साल बाद हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, कहा जाता है इमरजेंसी लगाई जाए। इन्फ्लेशन रेट जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर से जो हुकूमत की लेजिटिमेसी है वो आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है, ये इस सब के साथ ये निजाम कितना मजीद टिक सकता है? ये निजाम जितना भी इसको खींचेंगे ना जी, पाकिस्तान की कंडीशन उतनी ही ज्यादा वर्स्ट होती जाएगी। उसकी रीजन ये है, ये तो अभी 3.5 साल हुए ना, 3.5 सालों की बर्बादी है। इससे पहले भी जितने भी डिक्टेटर्स आए, वो बस जितना अच्छा रह सकते हैं डंडे के जोर पर रह सकते हैं, लेकिन जो ही वो सीन से हटते हैं तो पूरे का पूरा फिर अंदर जो चीजें दबी होती हैं वो सारी की सारी बाहर आती हैं। और अभी भी 3.5 साल में इनके पास $1 भी नहीं आया इन्वेस्टमेंट का, $1 भी। ठीक है। और जो ज़र मुबादला के ज़खायर पड़े हैं वो सारे कर्जों के हैं, वो यूएई के हैं, वो चाइना के हैं, वो सऊदी अरब के हैं, और वो कमर्शियल लोन लेके हमने अपने ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए हुए हैं। ये तो सूरत हाल है हमारी इकोनॉमी, ज़राअत की हालत हमने देख ली। अभी ये सैलाब के जो असरात आएंगे ना, तबाहकारियां, ये आपको होगा 6 महीने के
6 महीने के बाद एहसास होगा, जब आपके हर चीज आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी, दालें, सब्जियां, फल। अभी जो लेटेस्ट आप ये सोचें कि कद्दू, तोरी, टिंडे, ये आम गरीब आदमी की सब्जी है, वो 250-250 रुपए किलो बिक रही है। 220 रुपए, 250 रुपए, 210 रुपए। ये सिचुएशन आम सब्जियों की है, तो बाकियों का क्या हाल होगा। तो ये सिस्टम जी, जितना ये जोर जबरदस्ती करेंगे नुकसान होता जाएगा। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, तो बेहतर ये है, अल्टीमेटली होना यही होता है कि ये सारे का सारा सीन गायब होगा और नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे इनको, और ये एक्सटेंशन के खेल से इनको निकलना पड़ेगा। जनरल आसिम मुनीर साहब अभी से खुद आगे बढ़ें, और ये जो कहते हैं कि जी मैं नागुजीर हूं, नागुजीर से निकलें। और नागुजीर से हमारे जो कब्रिस्तान है वो भरे पड़े हैं, हर शख्स ये कहता है कि मैं नागुजीर हूं, तो इनसे निकलें और इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवा के और मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करें, ताकि गवर्नमेंट को भी, दुनिया को भी पता चले, लेजिटिमेसी हो। ये सिस्टम इलेजिटिमेट रहेगा, जितना मर्जी इसको तूल देंगे, इससे बेहतरी नहीं आएगी। तो फैसला इन्होंने खुद करना है कि वो पाकिस्तान का सोचते हैं, क्योंकि सिर्फ नारा लगाने से ये नहीं होता कि सबसे पहले सिर्फ पाकिस्तान, नारा नहीं बल्कि अमल करना चाहिए। और अगर मेरे वजूद से, मेरी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, तो मुझे साइड रास्ते से हट जाना चाहिए और ऐसे लोगों के हवाले करना चाहिए जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है।